संस्कारों का अमीरी और गरीबी से कोई नाता नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति भी अपने बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार दे सकता है। इसी पर आधारित ये कहानी है संस्कार। संस्कारी बहू कैसे अपने परिवार को अपने संस्कारों के द्वारा बचा लेती है। रूपा ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? माँ जी बोली, पूछ तो ऐसे रही हो जैसे रोज हमसे ही पूछकर बनाती आई हो। रूपा ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं, मंडी से एक साथ कई सब्जियां ले आते हैं तो हमेशा पूछकर ही बनाती हूँ, लेकिन जब आप लेती हैं तो एक ही सब्जी लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। माँ जी बोली, देखो तो इसकी जबान कैसे कैंची की तरह चलती है। हाँ ठीक ही है, जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी। ना खाना बनाना आता, ना घर के काम करना आता, बस बहस करवा लो महारानी से। रूपा बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो मेरे पास और भी कई काम हैं। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपा इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपा के ससुराल में रोज होता था और रूपा और मनोज के विवाह को 10 साल पूरे हो चुके थे। 10 साल तक रूपा ने कभी चू भी नहीं किया। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननंद पति बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती। देवर का भी पिछले साल ही विवाह हुआ था। देवरानी जी ऐसी आई कि एक ही साल में सास से तंग आकर देवर के साथ अकेले रहने लगी। उसमें भी सास को रूपा ही बुरी लगती थी। माताजी हमेशा यही कहती, अरे छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। लेकिन कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपा से दुगने पैसे जो लेकर आई थी, ऊपर से उसके पिता बड़े भाई छोटे भाई सभी सरकारी पदों पर आसीन थे और जब भी वो आते तो बहुत सारा सामान लेकर आते। माताजी की तो जुबान बंद करने के लिए इतना सारा सामान और पैसा काफ़ी हो जाता और साथ ही साथ वो माताजी को कह के भी जाते, हमारी बेटी बहुत नाजुक है, इससे घर के काम नहीं होते, अगर आपको लगे तो आप नौकरानी लगा दे, हम पैसे दे देंगे। साथ ही छोटी बहू की जबान भी बहुत चलती थी, पर मजाल है कि माताजी उसको कुछ कह दें, क्योंकि उनको मालूम था कि समान पैसे के लिए मुझे सब कुछ सहने के लिए तैयार रहना है। और दूसरी तरफ बेचारी रूपा गरीब परिवार से थी। पिताजी किसान थे, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने ही सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो उसके पति मनोज ने उसे साफ साफ कह दिया था कि रूपा मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं और इनके विवाह तक सारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपा भी मनोज की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननंद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि मनोज को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपा का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो मनोज रूपा को बहुत प्यार करता था। इसी बात के सहारे रूपा ने करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह पी लेती थी। 1 साल पहले ननंद रानी को भी उसने घर से विदा कर दिया था, पर अब रूपा जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त बेचारी कितना सहे। रूपा ने एक बात समझ ली थी कि आप जितना जुल्म सहोगे, लोग आपके ऊपर उतना ही जुल्म करेंगे। जिस दिन आपने आवाज़ उठाई उसी दिन से सब कुछ कम हो जाएगा या धीरे धीरे ठीक ही हो जाएगा। रूपा खाना बना रही होती और सोचती भी जा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजती है और माताजी एकदम कहती हैं, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा, दिखता भी नहीं है तुझे, बाहर देख कौन खड़ा है, बहरी की तरह खड़ी है, घंटी कब से बज रही है, दिखता नहीं कि मैं भी पूजा कर रही हूँ। बबीता जी इतना कहकर अपना जाप करने लगी। रूपा दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे सोनम, आप इस समय, सब ठीक तो है ना सोनम? सोनम बहुत ही गुस्से में थी। अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या नहीं, सब बाहर ही पूछ लोगी। सोनम रूपा की ननंद थी और थोड़ा चिढ़ते हुए बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर माताजी भी बाहर आ गई।
पूजा बीच में ही छोड़कर आ गई। माताजी ने बोला, सोनम सब ठीक तो है ना? रात के इस वक्त तुम अकेली आई हो या दामाद जी भी तुम्हारे साथ हैं? सोनम, माँ अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनुष्य शक्ल आज के बाद कभी मत दिखाना। माताजी गुस्से में हिम्मत को तोड़ दी और बोली, उन दो कौड़ी के लोगों की इतनी हिम्मत! मुझे तो पहले ही पता था कि वो ऐसे ही हैं। पर मनोज के बापू कहाँ मानने को तैयार थे। कहते थे बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए ना उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे मनोज और तेरे बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपा एकदम से बोली, माँ जी किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले सोनम से पूछ तो लीजिए कि बात क्या है। रूपा बोली, सोनम बताओ ना, जीजा जी तो इतने सुलझे हुए और सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बेवजह इस तरह बदतमीजी से आपसे बात करेंगे। और माताजी ने कहा, हाँ हाँ, तुझे तो मेरी सोनम ही गलत लगती है। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। रूपा माँ जी से बोली, आप थोड़ा ठहरे तो सही, मैं सोनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। अच्छा ठीक है, मैं तो चुप हो जाती हूँ, मेरी बात की तो कोई कीमत नहीं है। इतना कह के माता जी रोने लगी। इधर सोनम भी फफक फफक कर रोने लगी। बोली, भाभी मेरी कोई गलती नहीं है, आप ही बताइए, किटी पार्टी जाने में भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज़ जाती हैं। मैंने बस इतना कहा कि मैं किटी में जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो आप मुझे बता देना। आपके जीजा जी बरस पड़े, कहते दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं आता। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती है, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना ही छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा और तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं कि मुझे छोटी की भी शादी करना मुश्किल हो गया है। इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कह दिया भाभी कि गंगालों के घर शादी हुई है और मेरे तो कर्म फूट गए हैं। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति और कुंवारी ननद। रूपा की ननद सोनम अपने ससुराल से लड़ झगड़ कर अपने मायके आ गई है। आगे क्या होता है कहानी के अगले भाग में देखेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अपनी ज़िंदगी के फैसलों को सोच समझ के लें। स्टे ब्लेस, बी हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।